ओम शांति। आज की दुनिया में हर चीज हमसे कुछ ना कुछ डिमांड करती है, चाहे वो परिस्थिति हो, समय हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चीज है, हर चीज हमसे डिमांड करती है। और वो डिमांड है एक रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स भीतर से आता है। इस चित्र के अंदर हम देखें अगर कि मानो एक इवेंट है, इवेंट हमसे डिमांड करती है एक रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स इमोशनल होता है। माना चिड़चिड़ापन मानो आ गया, उसके कारण वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को, और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते इमोशनल रिस्पॉन्स अगर नेगेटिव है, चिड़चिड़ापन का है, तो बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। बिहेवियर उस अनुसार हो जाता है और वो बिहेवियर फीड्स इनटू द इवेंट। इस प्रकार ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। जब ये फिर से इवेंट के अंदर फीड इन हो जाता है, उसके बाद फिर से वो एक रिस्पॉन्स डिमांड करता है, फिर से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और फिर से वो इवेंट के अंदर फीड इन हो जाता है। इस प्रकार जब ये साइकिल चलता है, अगर ये नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाए, नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव बिहेवियर, तो ये परिस्थिति या इवेंट जो हमारे सामने आई है, क्या ये सॉल्व होंगी या और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। देखा गया है कि जब नेगेटिव उसमें फीडिंग होता है तो वो इवेंट, वो परिस्थिति, वो समस्या और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और सॉल्व होने का नाम नहीं लेती है, और ये इन टर्न वो उसी अनुसार, उसी फोर्स से डिमांड करती ही जाती है। और छोटी सी बात होगी लेकिन वो बात बहुत बड़ी हो जाती है, राय का एक पहाड़ बन जाता है। उसी जगह पर अगर हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, जब इवेंट डिमांड करती है उस समय एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो बिहेवियर भी हमारा पॉजिटिव है, तो वो इवेंट सॉल्व होने लगेगी। अर्थात वो अगर पहाड़ जैसी परिस्थिति भी क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व होते होते राय समान बन जाती है। ऐसे हर चीज हमसे कुछ न कुछ डिमांड करती रहती है, चाहे समय भी क्यों नहीं है, समय भी हमसे कुछ डिमांड करता है। और उस अनुसार अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो समय हमें मजबूर करने लगता है, और तब समय इतना ज्यादा हमको प्रेशराइज कर देता है कि जिस प्रेशर में आकर के मनुष्य कई प्रकार के गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं लाइफ में, क्योंकि समय का एक प्रेशर है और समय जो डिमांड कर रहा है उसके अनुकूल होकर के रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसीलिए एक बहुत सुंदर कहावत है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। और जब टाइम हमें फोर्स करता है, समय हमें मजबूर करता है, उस समय बहुत पीड़ा अनुभव होती है। तो समय के डिमांड को हर वक्त हमें पहचानना होता है। उसको एक ग्राफ के रूप में हम देखें। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जहां दो एक्सिस है, एक एक्सिस है जिसको कहेंगे टाइम की एक्सिस, और दूसरी एक्सिस है जिसको कहा जाता है सक्सेस की एक्सिस। अब सक्सेस की डेफिनेशन समय प्रति समय बदलती रहती है। बचपन में हमारी समय की डेफिनेशन कुछ और थी, पढ़ाई के दौरान हमारी सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और होती है, कार्य क्षेत्र पर हमारी सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और होती है। ऐसे जीवन में समय प्रति समय सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, लेकिन सक्सेस उसी को नापा जाता है या उसी को कहा जाता है कि जहां देयर इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और उस फुलफिलमेंट जहां महसूस होती है, अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, तो वहां कहेंगे आई एम सक्सेसफुल। और वो सक्सेस की हमें एक अनुभूति कराती है या फीलिंग देती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि समय जब हमसे कुछ डिमांड करता है और उसमें हमारा लेवल ऑफ सक्सेस कितना होता है,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है कि कुछ लोग इकट्ठे आते हैं कि जिसमें एक डीप कमिटमेंट है, ज़ील, एंथुसियाज्म है, इतना मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, और ये फीलिंग्स को लेकर के एक टीम स्पिरिट में आकर के एक कार्य को आरंभ करते हैं, कुछ करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए। और इस प्रकार वो ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ होता है। फिर धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगता है, और जैसे समय प्रति समय वो बढ़ता जाता है, नो डाउट इतनी स्मूथ लाइन तो नहीं खींचेंगे, अप्स एंड डाउन्स तो जरूर आते हैं, परंतु इनके ज़ील, एंथुसियाज्म, मोटिवेशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, टीम स्पिरिट ऐसा है जिस कारण कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उसमें से भी वो पार हो जाते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो ये है फर्स्ट फेज, जिसको कहा जाता है इनिशियल बर्थ फेज, और ये है सेकंड फेज, जिसको कहेंगे ग्रोथ फेज। ये दो फेज के बाद धीरे धीरे एक स्टेज पर ये ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, जहां से फिर ये कर्व थोड़ी सीधी हो जाती है, और जिस स्टेज को कहा जाता है एक फेज ऑफ मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी के फेज में एक स्टेबिलिटी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन कुछ समय के बाद फिर धीरे धीरे ये लाइन नीचे की ओर जाने लगती है, जिसको कहते हैं फोर्थ स्टेज, स्टेज ऑफ डिक्लाइन। और जब ये तीसरा फेज आरंभ होता है, उसी समय साथ साथ एक दूसरी लाइन भी आरंभ होती है नीचे से, जिसको कहते हैं रीथिंकिंग प्रोसेस। जब ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं, तब मैनेजमेंट फिर से विचार करना आरंभ करती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, नहीं तो फोर्थ फेज आ जाएगा। तो इसीलिए एक रीथिंकिंग प्रोसेस आरंभ होता है। और ये रीथिंकिंग प्रोसेस में अक्सर करके क्या होता है कि जब मैनेजमेंट कुछ नवीनता लाना चाहती है, या कहो डाइवर्सिफिकेशन, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, या कोई ना कोई प्रकार के री इंजीनियरिंग प्रोसेस लाना चाहती है, उस समय की डिमांड है एक चेंज लाना। इसीलिए ये फेज जब आते हैं तो पता चलता है कि समय कुछ डिमांड कर रहा है, परंतु उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग में 50% ऐसे लोग होते हैं जो समय की इस डिमांड को पहचान जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, समय के साथ हमें अपने आप में परिवर्तन लाना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, क्या जरूरत है परिवर्तन लाने की, ठीक ही तो चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। तो 30% लोग ऐसे होते हैं जो रेजिस्ट करना आरंभ करते हैं, और 20% लोग ऐसे होते हैं कि जो बीच में होते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं किस तरफ जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, और जिस तरफ उन्हें लगता है कि ये विंड जा रही है, उसी दिशा में वो जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सोचते हैं हमारी भलाई उसी में होंगी जहां मेजॉरिटी जाते हैं। तो 20% ऐसे बीच वाली स्थिति के होते हैं। अब उस रेजिस्टेंस में अगर मैनेजमेंट उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती है कि ये क्यों परिवर्तन लाना जरूरी है हमें, नहीं तो किस प्रकार धीरे धीरे लोगों के सेटिस्फेक्शन में एक डिक्लाइन आने लगेगा। हमारी सक्सेस की रेट सिर्फ टर्नओवर से नहीं होती है, लेकिन हमारी सक्सेस की रेट हमारे लोगों के सेटिस्फेक्शन के साथ भी जुड़ी होती है। और इसीलिए भले टर्नओवर कितना भी हाई हो, लेकिन अगर लोगों का सेटिस्फेक्शन कम होने लगा तो धीरे धीरे वो टर्नओवर भी कम होने लगती है। और उस समय अगर मैनेजमेंट उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई और उसमें समय निकल गया तो द टाइम गोज अवे, और उसके बाद ये फ्यूजन नहीं हो सकता है। फ्यूजन न होने कारण ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाती है। आज कई जगह देखते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस कोलैप्स हो जाती है। क्यों कोलैप्स हो जाती है? दैट दे आर नॉट एबल टू कन्विंस देयर पीपल एट द राइट टाइम, और समय निकल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्सेस।
आज कई जगह देखते हैं, अहमदाबाद की टेक्सटाइल मार्केट है, क्यों कोलैप्स हो गई। जो एक समय में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन कोलैप्स होने का कारण क्या है कि वो अपने लोगों के साथ कन्विंस नहीं कर सके और समय के साथ एडाप्ट नहीं हो सके। और एडाप्ट न होने कारण कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सरवाइव कर गई ऐसे समय में? Those who were able to bring about a change, those who were able to convince their people, और समय पर उन्होंने राइट डिसीजन लेकर के ये फ्यूजन को प्राप्त करके they went on to the rising stage। तो उसमें देखा जाता है कि 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज है, उसको कहेंगे ए स्टेज। और ए स्टेज यानी ओल्ड पैराडाइम। ओल्ड पैराडाइम अर्थात ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, ओल्ड वेज ऑफ मूविंग अबाउट, ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ओल्ड वेज ऑफ हैंडलिंग, पुरानी रीत रस्म के आधार पर चलना। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है जो मैच्योरिटी फेज से शुरू होती है और फ्यूजन होने तक। ये बीच का जो समय होता है उसको कहेंगे बी स्टेज। और ये बी स्टेज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और केओस का होता है, कि जिसमें टेंशन बहुत ज्यादा बिल्टअप होता है, कि जहां समय की मांग को हम पहचान नहीं सकते और उस कारण से कई प्रकार के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और अगर फ्यूजन हो गया तो तीसरी स्टेज आती है जिसको कहते हैं सी स्टेज। और सी स्टेज अर्थात कि वी आर ऑन टू द न्यू पैराडाइम। न्यू पैराडाइम अर्थात कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज्ड, रिक्रिएटेड, रीडिफाइंड, एब्सोल्युटली अवेयर कि हम कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और नए तरीके को अपना करके ऑन टू द राइजिंग ट्रेंड। और अगर समय के साथ अडॉप्ट नहीं कर सके तो फिर चौथा हिस्सा आ जाता है जिसको कहते हैं डी स्टेज। और ये डी स्टेज माना जहां डिक्लाइन प्रोसेस शुरू होता है और डिक्लाइन के साथ धीरे धीरे ई स्टेज में चला जाता है, जिस ई स्टेज को कहेंगे या चेंज या डेथ। तो इस प्रकार से ये लाइन को हम देखते हैं कि ये लाइन में कई प्रकार की भावनाएं समाई हुई है। अब ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल का ही ग्राफ नहीं है, लेकिन यही व्यक्ति के जीवन का भी ग्राफ बनता है। व्यक्ति के जीवन में भी देखें कि इनिशियल फर्स्ट स्टेज जो है वो है बर्थ फेज, और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति बड़ा होने लगता है, तो ये बचपन की स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज अर्थात युवा स्टेज, फिर मैच्योरिटी की स्टेज अर्थात एडल्ट स्टेज, और फिर डिक्लाइन स्टेज जब आती है तो कहेंगे ओल्ड एज स्टेज। इस प्रकार एक कर्व हमारे लाइफ में भी आता है, और हमारी लाइफ में इस कर्व के अंदर अनेक बार ऐसे कर्व आते हैं। इस कर्व को कहा ही जाता है एस कर्व, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज या एस कर्व, जहां ये कर्व जो है एस शेप में नजर आता है। और हमारी लाइफ में ऐसे एस कर्व्स कितनी बार आ चुके हैं। जब एक व्यक्ति बचपन की अवस्था में होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी, उसके जीवन का सक्सेस क्या डिफाइन करेंगे? उसके जीवन का सक्सेस है द लव, द केयर, द कंफर्ट, एवरीथिंग दैट ही गेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये उसका सक्सेस है। धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ने लगता है, इतनी फ्रीडम महसूस करता है, इतनी अच्छी जिंदगी होती है कि ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल। और इस आधार पर उसका ग्रोथ हुआ, और ऐसे ही जब तीसरे स्टेज में आता है अर्थात 2-3 साल का हो जाता है, 3 साल का जब होता है, उस समय उससे कुछ डिमांड करता है। उसने एक लाइफ को समझ लिया कि यही मेरी लाइफ है और इतनी फ्रीडम की लाइफ है, इतनी अच्छी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की लाइफ है। लेकिन जब 3 साल का वो बच्चा होता है, समय उससे कुछ डिमांड करता है, और समय उससे क्या डिमांड करता है? अ चेंज, दैट ही हैज टू गो फॉर स्टडीज।
लेकिन जैसे ही उसके लिए रीथिंकिंग प्रोसेस उसके पेरेंट्स करते हैं, कौन सी स्कूल में जाना है, कहाँ जाना है, कौन सी जगह उसके लिए अच्छी होंगी, जो टाइमिंग्स हमारे टाइमिंग्स के साथ भी मैच करे, सूट करे, इस प्रकार पेरेंट्स रीथिंकिंग प्रोसेस करते हैं और ये रीथिंकिंग करके एक स्कूल उसके लिए चूज करते हैं। और जैसे ही बच्चे को उस स्कूल में ले जाने की कोशिश करते हैं तो इनिशियली देयर इज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द चाइल्ड। और बच्चे का रेजिस्टेंस क्या होता है कि उसको लगता है मेरी फ्रीडम खत्म हो रही है, तो ही स्टार्ट्स क्राइंग। उसको स्कूल अच्छी नहीं लगती है, रोता ही रहता है। और वहां मां को उस फ्यूजन तक उसको पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि अगर समय के साथ अगर ये फ्यूजन नहीं हुआ तो वो अनपढ़ा रह जाएगा, और इसीलिए माँ उसके साथ एकम्पनी करती है या किसी न किसी को भी साथ भेजती है। 2 घंटा उनको वहां बैठना पड़ता है जब तक बच्चा उस वातावरण के साथ हिर जाए, उस वातावरण के साथ एडजस्ट हो जाए, यानी ये फ्यूजन हो जाए। एंड देन देयर इज अ ब्रेक थ्रू, और इस ब्रेक थ्रू के बाद ही इज ऑन टू द राइजिंग स्टेज। वो पढ़ाई में अच्छा आगे बढ़ने लगता है। पढ़ाई की स्टेज जब पूरी होती है, हायर सेकेंडरी तक उसने पढ़ लिया और फिर से समय कुछ डिमांड करता है उससे एक चेंज, कि अब उसको फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है। और फर्दर एजुकेशन अगर बाहर जाना है, करना है, तो उसके मन के अंदर एक द्वंद है, क्या करे, कहाँ जाए, कैसे जाए। परसेंटेज उस प्रकार का है, इसीलिए इस कंपटीशन के अंदर कैसे सरवाइव करेगा। तो इतना केओस, इतना टेंशन बिल्डअप होता है कि एक समय आता है जिसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है कि नहीं नहीं, ऐसी स्कूल में हम जाएंगे, ऐसी कॉलेज में हम जाएंगे। और इस प्रकार का रेजिस्टेंस जब आता है तो ही हैज टू मीट द फ्यूजन। अगर वो फ्यूजन को मीट नहीं कर पाता है, बाद में भले चेंज कर ले, उसको कई लोग कन्विंस करने की कोशिश करते, बाद में चेंज कर लेना, अभी तो तुम यहां चला जाओ, फिर हम उसको दूसरी जगह पर एडजस्ट कर लेंगे। तो उस समय उसको वहां पर एडजस्ट हो जाना पड़ता है। फ्यूजन मीट हो गया, उसके बाद ही इज ऑन टू द राइजिंग ट्रेंड। अब कॉलेज एजुकेशन जब पूरा होता है, फिर से समय उससे कुछ डिमांड करता है, और वो है कि आगे पढ़ना या उसको एक जॉब के लिए जाना। और जब समय ने ये डिमांड किया, फिर से उसको अपने माइंड सेट को तैयार करना पड़ता है, अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, लोगों के एटीट्यूड्स के साथ उसको एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में जो लोगों के एटीट्यूड्स थे वो कार्य क्षेत्र पर नहीं है, कार्य क्षेत्र पर और एटीट्यूड्स है, जहां कहीं सीनियर्स भी है, कहीं जूनियर्स भी है, उसके साथ उसको पूरा एडाप्ट करना पड़ता है। और उस समय उसके अंदर फिर से वो टेंशन बनने लगता है, क्रिएट होने लगता है, एक कियोस, एक कंफ्यूजन की महसूसता होने लगती है। और अगर उसको वहां एडाप्ट नहीं कर पाया, उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस वर्क प्लेस में वो अपने माइंड सेट को, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, तो फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, मना उस जगह खत्म हो जाता है और दूसरा फिर से रीथिंकिंग करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढता है। इस प्रकार अगर फिर से फ्यूजन हो गया तो ब्रेक थ्रू एंड ही इज ऑन टू द राइजिंग ट्रेंड। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर समय कुछ थोड़े समय के बाद डिमांड करता है कि अब उसको लाइफ बनानी है और लाइफ पार्टनर चूज करना है, और उसके लिए फिर से उसको टोटल रीथिंकिंग, कैसा हो, क्या हो, अनेक प्रकार के विचार आरंभ होते हैं उसके मन के अंदर। और ये विचारों के साथ एक नए संबंध में जुड़ना है, उसके साथ एडजस्टमेंट करना है, नई रस्म रिवाज, उन सब में अपने आप को एडजस्ट करना है। और ये सभी एडजस्टमेंट के बाद अगर फिर सेटिंग नहीं हुई, एडजस्ट नहीं कर सका, तो फिर एक डिक्लाइन और डिवोर्स। या तो अगर एडजस्ट हो गया, फ्यूजन हो गया, तो ऑन टू द राइजिंग ट्रेंड वो अपनी एक लाइफ शुरू करता है। ऐसे हमारी लाइफ में कितनी बार एस कर्व्स आ गए हैं। अगर इस वक्त हम अपने आप को देखें
कि इस थियोरेटिकल डायग्राम में हम अपने आप को कहां रखें। क्या ए स्टेज में कहेंगे, ओल्ड पैराडाइम, ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ओल्ड वेज ऑफ हैंडलिंग, ओल्ड वेज ऑफ मूविंग अबाउट, क्या ये ए स्टेज कहेंगे? अगर ए स्टेज नहीं तो सी स्टेज कहेंगे, टोटली रिक्रिएटेड, रीऑर्गेनाइज्ड, रीडिफाइंड सक्सेस, very clear, restructured our life, adjusted to the new environment, अभी no stress, no confusion, no chaos, and on to the rising trend. अगर C भी नहीं है तो क्या B में कहेंगे? देखा जाता है अक्सर करके B की स्टेज अधिक होती है, क्योंकि अभी समय बहुत जल्दी जल्दी हमसे कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है. सो चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अगर समय के साथ हर घड़ी हम एक क्रिएटिव चेंज को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, देन वी आर इन द बी स्टेज. और वो बी स्टेज इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी कंफ्यूजन से भरी होती है कि अब समय को कैसे हम रिस्पॉन्ड करें. और ऐसे नाजुक समय में इफ वी रिस्पॉन्ड नेगेटिवली, नेगेटिव इरिटेशन के माध्यम से गुस्सा आ गया, गुस्से के माध्यम से रिस्पॉन्ड किया, बिहेवियर अगर ऐसा हो गया, तो वो परिस्थिति और विकराल हो जाएंगी और हमें कुछ न कुछ प्रकार की समस्याओं में फंसाती जाएंगी, न कि वो फ्यूजन होकर के राइजिंग ट्रेंड पर ले जाएंगी. और इसीलिए कई बार देखते हैं कि कई लोग जब वो परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं, देन द ओनली ऑल्टरनेटिव दे हैव कि अब बस खत्म कर देना है जिंदगी को, एंड दैट इज व्हेन दे आल्सो मीट द डेथ. तो चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और समय के साथ साथ हमें अपने मनोवृत्ति को भी, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी भावना, इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, सबको चेंज करना पड़ता है. एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव वे and get out of this chaos and confusion onto a rising trend. अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया तो there is a total decline, डेथ है. इसीलिए now understand what the time is demanding from us and let us change positively. Respond to this time's demand in a positive manner. अच्छा, ओम शांति.